हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो पिछली वीडियो देखी थी आपने, प्रैक्टिस की कुछ की? नहीं की है? अच्छा, चलो चलो बेटा। तो जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे उसी टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो लिखो एक क्वेश्चन। इफ centripetal force if centripetal force acting on a body depends on mass of body, velocity of body and radius of path. If centripetal force acting on body depends on mass of body, velocity of body and radius of path, then derive formula for centripetal force using dimension method. ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने आपको डेरिवेशंस कराई थी उसमें दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था। आज हम लोग 3 और मोर देन 3 क्वांटिटीज वाली डेरिवेशंस करेंगे। तो यहां पर भी देखो क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स क्या हो गया? F। 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो कितनी इक्वेशंस बनेंगी? 3। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m की पावर x। पिछली क्लास में बता चुके हैं कि x y z पावर्स हैं जो हमें अपने आप लेट करनी होती हैं। तो देखो बेटा, हमने आराम से लिख लिया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास की पावर x, फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर y और फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर z। ठीक, 3 क्वांटिटीज हो गई। अच्छा, अब वही काम ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। F प्रोपोर्शनल m की पावर x, v की पावर y और r की पावर z। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है क्या आता है? कांस्टेंट। m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। ये हमारी इक्वेशन हो गई A। अब क्या करते थे? डायमेंशंस पुट करते थे। लिख दो, ऑन पुटिंग डायमेंशंस। तो फोर्स की डायमेंशन mlt-2। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। मास की डायमेंशन m x, वेलोसिटी की lt-1 y, r रेडियस ऑफ पाथ है। रेडियस किस में लेते हैं? मीटर में। मतलब लेंथ हो, हाइट हो, रेडियस हो, सब एक ही डायमेंशन। कौन सी? l। तो यहां से आ गया m l t-2 m x l y t-y l z। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन बचा है। फिजिक्स तो बस यहीं तक है, यहां तक। अब आगे तो अर्थमेटिक है। तो देखो बेटा क्या आएगा, m l t-2 m x l y प्लस z और t माइनस y। चेक कर लेते हैं एक बार। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 होती है, सही है। मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की lt-1 और रेडियस मीटर में l। पहली मिस्टेक जो होती है ना वो यहीं पे होती है, डायमेंशंस जहां पर हम पुट करते हैं।
अब हमने डायमेंशंस पुट कर ली, अब हम देखते हैं भाई आगे। तो कंपेयर करो m की पावर x m की पावर 1, तो लिख दो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, x हो गया 1, यहां से -2 माइनस y, तो y हमारा कितना हो गया 2, y प्लस z कितना है 1, तो y आ गया हमारा 2 प्लस z 1, तो z कितना 1 माइनस 2, तो z आ गया -1। ठीक है, क्या किया, m को m से पहले उनको कंपेयर करते हैं जिसपे सिंगल हो, तो सीधा वैल्यू आ जाएगी। तो पहले सिंगल सिंगल वालों को कंपेयर किया, फिर डबल वालों को कंपेयर किया। ठीक, ऑर्डर चेंज भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, बस वो थोड़ा अर्थमेटिक बढ़ जाएगी। तो अब पुट इन ए, तो फोर्स क्या आएगा, कांस्टेंट m की पावर x की वैल्यू कितनी है 1, v की पावर y की वैल्यू कितनी आई है 2, r z कितना -1। चाहे तो यहीं पे छोड़ दें या चाहे तो आगे भी लिख दें। फोर्स कांस्टेंट m v स्क्वायर बाय r, ये हमारा आ गया फॉर्मूला। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये यदि 3 क्वांटिटीज गिवन है तो मेथड सारा सेम रहेगा, बस अर्थमेटिक थोड़ी। क्लियर हो गया, नोट कर लें। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चंस को जरा कुछ घुमा के पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है घुमा के, देखें, चलो देखते हैं। देखो, लिखो if mass of a largest body that can be moved by flowing water depends on velocity of water, density of water and acceleration due to gravity, then show that mass is proportional to v की पावर 6। मतलब इस बार हमें फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं बोला, ये प्रूफ करने को बोला। तो अब मेथड सेम है और सबसे पहले तो हमें वहीं तक जाना है, कहां तक, फॉर्मूले के डेरिवेशन तक। उसके बाद कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखते हैं बेटा, हमें प्रूफ करना है m v की पावर 6 के प्रोपोर्शनल है। तो देखो, मास m डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी की पावर x हो गई, डेंसिटी पे डेंसिटी की पावर y हो गई, और g पे g की पावर z हो गई। ठीक है, और ये क्वेश्चन स्कूल्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे वो बहुत ज्यादा स्कूल्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड m प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, रो की पावर y और g की पावर z। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है क्या आ जाता है, कांस्टेंट v की पावर x, रो की पावर y और g की पावर z। अब ऑन पुटिंग डायमेंशंस, m क्या है, मास,
तो मास की डायमेंशन क्या हो गई m। कांस्टेंट की कोई होती नहीं है, वेलोसिटी की lt माइनस 1 x, डेंसिटी की m l माइनस 3 y, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होगा g की डायमेंशन देखो lt माइनस 2 की पावर z। ओके क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखो क्या किया, मास जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था उनको यूज करके डिपेंडेंट इक्वेशन बना ली। जो हमारा स्टेप 1 होता है कंबाइन कर दिया, कंबाइन इक्वेशन आ गई। ये हमारा स्टेप 2 होता है। अब डायमेंशंस पुट करते हैं, यहीं पर हमेशा गलत होता है, इसलिए एक बार हमेशा लिखने के बाद चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं। तो मास की डायमेंशन केजी में यूनिट होती है, m हो गई। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, वेलोसिटी की lt माइनस 1, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml माइनस 3, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गई। ठीक है, अब देखो तो अब यहां से m इक्वल्स टू किसके आएगा देखते हैं, l x t माइनस x m y l माइनस 3y l z और t माइनस 2z। ठीक है भाई, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स हो गया, 1 इंटू वाई वाई हो गया, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y हो गया, 1 इंटू जेड जेड हो गया, माइनस 2 इंटू जेड माइनस 2z हो गया। क्लियर, चलो अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, या पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। m यहां m एक ही जगह है, क्या हो गया my, l l की पावर x, फिर l कहां है ये माइनस 3y, फिर ये प्लस z, l 1x, सेकेंड l माइनस 3y, थर्ड l z। अब t, फर्स्ट t माइनस x पावर के साथ, सेकेंड माइनस 2z के साथ। ठीक, अब लिख दो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो यहां m की पावर 1, यहां सॉरी m की पावर y, m की पावर 1, तो y कितना हो गया 1। यहां से देखें यहां क्या होगा माइनस x माइनस 2z, यहां तो है ही नहीं t, क्या हो गया 0, तो माइनस x कितना आएगा 2z, तो x कितना आएगा माइनस 2z, दो वैल्यूज आ गई। अब यहां से देखो x माइनस 3y प्लस z कितना आ गया 0। अब x की जगह कितना पुट करेंगे माइनस 2z, 3y की जगह कितना पुट करेंगे 1 प्लस z 0, तो देखो भाई कितना आएगा, तो ये आएगा माइनस 2z और प्लस z कितना आ गया माइनस z माइनस 3 0, तो यहां से माइनस z आ गया 3, तो z आ गया कितना माइनस 3। ओके, अच्छा अब z निकल आया, y निकल आया, x निकालना है, पुट z इन 2, तो x हमारा आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 कितना आ गया 6, तो x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई और z की वैल्यू निकल आई। अब ये सारी वैल्यूज हम कहां डालते हैं इक्वेशन नंबर ए में। देखो बेटा, पुट x y z m इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या आएगा v की पावर x, x कितना आ गया 6, रो की पावर y, y कितना आया 1, g की पावर z कितना आया माइनस 3। यहां तक हमें करना ही है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, अब उसने क्वेश्चन में बोला कि m प्रोपोर्शनल टू v की पावर 6, तो ये रहा m और ये रहा v, v की पावर कितनी है 6, तो लिख देंगे
Hence, from above it is clear that m is proportional to v की पावर 6. ठीक है, क्या m is proportional to v की पावर 6. तो क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया. हमें जो प्रोसेस करना था वो सेम था. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं. ये इस टाइप का क्वेश्चन बेटा देखो, पहली बात तो मेरे पढ़ाने के स्टाइल में एक खास बात है. क्या? कि मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो सीबीएसई ने या नीट ने या जेई ने पूछना है. ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं लिखाऊंगा कि डिफाइन लेंथ, डिफाइन केजी. ठीक, जो पूछना है वो पढ़ाना है. टाइप इसी पर बेस्ड है कि ये टाइप मतलब सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है. क्लियर? अक्सर आपने देखा होगा, अभी आपके स्कूल में भी क्लासेस चल रही होंगी इस टॉपिक की. उन लोगों ने जो पढ़ाया किस हिसाब से पढ़ाया, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं. तो हमारा पढ़ाने का मकसद और स्टाइल क्या है? मिनिमम स्टडी, मैक्सिमम मार्क्स. फिर कंडीशन में मिनिमम स्टडी और मिनिमम रैंक. कौन पढ़ना चाहता है? चाहते हो नॉलेज के लिए? वो तो तब है जब सिलेक्शन हो जाएगा, नॉलेज ले लेंगे. अभी हमारा मकसद क्या है? सिलेक्शन. या सीबीएसई में क्या मकसद है? हाँ, कम से कम 98%, 99% मार्क्स आ जाए. एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो 98, 99 या 100 के अप्रॉक्स आ जाए. तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ये डस्टबिन नहीं है, जो चाहा डाल दिया, जो चाहा डाल दिया. नहीं, आपने साइंस ऑप्ट की है तो रटने से बचना है. साइंस वाले रटते नहीं हैं. तो रट के आप सॉफ्टवेयर तो नहीं बना पाएंगे, रट के आप इंजीनियरिंग में जाके दिमाग तो नहीं लगा पाएंगे. तो हमें सीखना है. तो इसीलिए जितनी भी आपने क्लासेस दी हैं, कहीं पर भी देखा होगा, जितनी भी क्लासेस आपने ली हैं, कहीं पर भी आपको रटने वाला काम हमने नहीं बताया. ठीक है? और रटना चाहिए भी नहीं, सीखना चाहिए भाई. साइंस का मतलब क्या है? सीखो, लिखो नहीं. हाला लिखना शुरू कर दिया भाई, लिख रहे हैं. साइंस का मतलब लिखो नहीं है, साइंस का मतलब सीखो है. जितना सीखोगे वो काम का है. और हमें बहुत हंस जैसे बनना है. इसे हंस क्या करता है? दूध और पानी आप मिला के दे दो, उसमें से दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा. वही स्टूडेंट की लाइफ में होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है वो जरूर पता होना चाहिए. पता चला कि हम पढ़ रहे हैं डिफाइन फिजिक्स, ठीक, और डिफाइन मास, डिफाइन लेंथ, डिफाइन सेकेंड, फिर हो गया साइंस. फिर तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ लो. साइंस का मतलब क्या है? सीखना. प्लस क्वेश्चन पेपर में आना क्या है? क्वेश्चन पेपर में ये सब आना है. वहां डिफाइन फिजिक्स नहीं आता. ठीक है? यदि आपके स्कूल टीचर्स थ्योरी लिखवाते हैं तो ये हमेशा याद रखो कि आपके स्कूल टीचर्स ने जो भी थ्योरी लिखवाई है, भले ही उन्होंने लिखवाया हो व्हाट इज फिजिक्स, वो आपको पढ़ के जरूर जाना है. जो भी स्कूल टीचर्स लिखवाते हैं कॉपी में, हर टीचर का अपना एक स्टाइल होता है. तो वो जब पेपर सेट करेंगे तो वो चीजें जरूर देंगे. ठीक है? तो मैं आपको सिखा रहा हूं. ठीक है? लिखना आपको अपने सर के स्टाइल से है, जैसे सर को पसंद है. क्लियर? प्लस थ्योरी, किसी भी सर ने जो भी थ्योरी लिखवाई है XYZ, किसी ने सपोज लिखवा दिया व्हाट इज सोनार, तो आप वो भी पढ़ के जाए, भले ही वो 9th में था. ठीक है? तो सर जो भी लिखवाते हैं थ्योरी में एटलीस्ट, वो आपको सब पढ़ के जाना है. क्यों? उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि सर ने ही पेपर सेट किया है, सर ने ही पढ़ाया है. और हर टीचर अपना एक पढ़ाने का स्टाइल लगता है. जैसे मेरा स्टाइल क्या है? न्यूमेरिकल्स विद कमांड होना चाहिए. मेरा मानना है फिजिक्स मीन्स न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो फिजिक्स नहीं आती. ठीक है? तो इसलिए देखा होगा हमने कहीं आपको ये नहीं लिखाया कि डिफाइन डायमेंशन, डिफाइन यूनिट्स.
क्यों? ये तो डिफाइन है। पहली बात तो आनी नहीं है स्कूल में, और दूसरी चीज आनी है तो स्कूल में सर लिखाएंगे क्लास नोट्स पे, आप लर्न कर लेना, या प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको, उसमें मिल जाएगा। जो चीज हमें टेक्निकल है वो सीखना है, समझ गए? फिजिक्स मीन्स न्यूमेरिकल, वो नहीं आते तो फिर फिजिक्स नहीं आती। अक्सर बच्चे फिजिक्स को क्या करते हैं, इसे आप 10th में होंगे तो आपने एलसीडी चैप्टर है, थ्योरी लर्न कर ली, न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए, तो फिर फिजिक्स कौन सीखी आपने? ठीक है, तो ये याद रखना है, फिजिक्स का मतलब है न्यूमेरिकल्स पे कमांड होना चाहिए। और जेईई और नीट के एग्जाम उठा के देख लें, वहां थ्योरी पूछी जाती है, सब न्यूमेरिकल, सारा कुछ टेक्निकल। ठीक है, चलो खैर, अभी तो शुरुआत हुई है हमारी आपकी, आगे चलेंगे साथ साथ तो देखेंगे फिर क्या क्या होता है। लिखो बेटा अगला क्वेश्चन, लिखो, इफ frequency of vibration of stretched string depends on length of string and mass per unit length m। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर यूनिट लेंथ m। और थर्ड, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग T, then derive its formula by dimension method। ठीक है, तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ उसने आपका जो नॉलेज है वो चेक करने की कोशिश की है। क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन किस पर? लेंथ। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन मास और फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन टेंशन। पहली चीज तो आप ये जान लें कि टेंशन एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। तो यहां टेंशन क्या है? फोर्स है। और एक चीज होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं कहे टेंशन तो मतलब समझ जाना किसकी बात कर रहा है वो? फोर्स की। और कहीं कहे सरफेस टेंशन तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं। तो जैसे हम करते हैं एज यूजुअल किया, x, y और z। उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी m पे डिपेंड करती है, और m हमें उसने दिया है कि m है मास पर यूनिट लेंथ। अब हमने इनको कंबाइन कर दिया। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, f किसके प्रोपोर्शनल आएगा? l की पावर x, m की पावर y और t की पावर z। अब देखो, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट। अब l की पावर x, m की पावर y और t की पावर z। अब पुट करते हैं डायमेंशन। यहीं पर उसने आपका ब्रेन चेक करने की कोशिश की है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t -1। पता ही है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t -1 होती है। कांस्टेंट l क्या है? लेंथ है। तो क्या होती है लेंथ की डायमेंशन? लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, डायमेंशन क्या होती है? l।
m क्या है बताओ। अच्छा क्या डायमेंशन रखेंगे यहीं पे आपका बस सारा क्वेश्चन का जो जिस लिए क्वेश्चन बनाया गया है सारे क्वेश्चन का जो प्रेशर एरिया है वो यही है। क्या लिखें m नहीं m मास नहीं है क्या है मास पर यूनिट लेंथ मींस m बाय l। तो यहां पर जो हम डायमेंशन रखेंगे वो मास की नहीं रखेंगे किसकी रखेंगे मास पर यूनिट लेंथ की। ठीक है तो अब ये आएगा m l माइनस इसकी पावर कितनी हो गई y। अब t टेंशन फोर्स क्या डायमेंशन होती है फोर्स की m l t माइनस 2 पावर z। क्लियर हो गया। क्या फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड कर रही थी वो लिख लिया कंबाइन कर लिया। अब डायमेंशंस पुट की सारा खेल सारा क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन में टेक्निकलिटी थी वो m को लेके थी कि बच्चे अक्सर m को क्या लिख देते हैं मास जबकि मास नहीं है क्या है मास पर यूनिट लेंथ मतलब ml-1। अब तो बस सिंपल क्वेश्चन हो गया t की पावर -1 कांस्टेंट lx यहां क्या आएगा my यहां l माइनस y यहां mz lz और t माइनस 2z। अब देखते हैं t माइनस 1 कांस्टेंट यहां क्या आ गया m तो m की पावर हो गई y प्लस z। चलो m तो हमने काउंट कर लिया l देखते हैं यहां है यहां है यहां है क्या आएगा l की पावर x l की पावर माइनस y और l की पावर z। यहां t तो एक ही जगह है क्या लिख देंगे t की पावर माइनस 2z। अब कांस्टेंट हटा दो उसकी तो डायमेंशन नहीं है कंपेयर करो तो यहां t की पावर माइनस 2z है यहां t की पावर माइनस 1 है तो -1 इक्वल्स टू माइनस 2z तो z निकल आया आपका कितना 1/2। अब m यहां है यहां m नहीं है तो y प्लस z क्या हो गया 0 तो y कितना हो गया माइनस z y कितना आ गया -1/2। अब यहां चलते हैं x माइनस वाई प्लस z कितना आएगा 0 क्योंकि l इधर है ही नहीं। x कितना था आपका निकालना है y कितना है -1/2 और z कितना है 1/2 तो ये कितना आएगा x प्लस 1/2 प्लस 1/2 x प्लस 1 0 x कितना आ गया -1। अब तीनों डायमेंशंस निकल आई हैं अब हम इन डायमेंशंस को क्या करेंगे पुट कर देंगे किसमें a में। f इक्वल्स टू कांस्टेंट l की पावर x कितना x है -1 m की पावर y कितना है -1/2 t की पावर z कितना है 1/2। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना t मतलब टेंशन मतलब फोर्स टेंशन एक फोर्स होता है। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया क्लियर समझ गए। अब देखो आपको जो भी बुक है आपके पास फिजिक्स में उस बुक से अब आप डेरिवेशंस वाले सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जहां पर भी मैंने आपको बोला था फिर आपको एक बात सिखा देता हूं एक पेज आपको अपने आप बनाना है और जो जो डायमेंशंस मेन यूज होती हैं उनको आपको लिख लेना है।
कैसे बनाएंगे देखो, यहां लिखेंगे क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सिंबल, क्या उसका सिंबल है। यहां लिखेंगे डायमेंशन, ठीक। सपोज दैट आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आ गया, नया टर्म है आपके लिए। तो अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल ये होता है, ईटा बोलते हैं इसको, एन है, इसकी एक टंग में पोलियो हो गया। अब इसकी डायमेंशन कहां है, तो ये नहीं सर पे डिपेंड रहना है, सर बताएंगे या कोई बताएगा, कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी आपके पास है, नहीं है तो नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर ले, उसमें लास्ट में जाएंगे, लास्ट में पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक। तो वहां से इसकी डायमेंशन लिख लेंगे, ठीक, कि इसकी डायमेंशन ML-1 T-1 होती है। क्लियर। ऐसे ही क्वांटिटी सिंबल डायमेंशन, क्वांटिटी सिंबल डायमेंशन नोट कर लेंगे। जो सपोज एट कोई न्यूमेरिकल आया, उस पे मान लो यूज हुआ इलास्टिसिटी वर्ड आया या यंग मॉडुलस वर्ड आया, अब आपको ये पता नहीं है तो दोहरे हमें तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, आप यहां बड़ा सा लिखें यंग मॉडुलस, यहां उसका सिंबल लिखें, यहां उसकी डायमेंशन लिखें। तो सिर्फ आपको अभी बोला था ना, हंस बनना है, मतलब जो काम की चीज है सिर्फ उसको हमें प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि यूनिट डायमेंशन खोला और 150 डायमेंशन सपोज दैट लिस्ट दी है तो हम 150 की 150 लर्न करना शुरू कर दें। भाई साहब फिर तो हो गया आपका कल्याण, फिर कुछ नहीं होने वाला। जो जो न्यूमेरिकल्स में यूज होती जाएंगी उनका सिंबल लिखते जाएंगे, उनकी डायमेंशन लिखते जाएंगे और उसको प्रिपेयर करते जाएंगे। तो जैसे ही कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे, जो सिंबल बोलेगा उसमें, ठीक, उसका हम क्या, कौन सी क्वांटिटी है, सिंबल क्या है, डायमेंशन क्या है, नोट कर लेंगे। और बस एक बार नोट करने के बाद तो हार्डली आपके पास जो मैक्सिमम लिस्ट बनेगी, बच्चे हर साल बनाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 12 या 12 to 15, हार्डली, उससे ज्यादा नहीं बननी है। समझ गए। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे। और अब आपका क्या होमवर्क है, जो भी बुक है आपके पास उस बुक पे आप जाएं और डेरिवेशंस वाले क्वेश्चन खोलें और उनको सॉल्व करें, ठीक है। ओके, तो आज की कहानी यहीं पे खत्म। ऑल द बेस्ट।